हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ लाइनों के साथ। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है। शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। शिक्षा क्या है? हमारे समाज की आत्मा है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या की जाती है? दी जाती है। तो इन्हीं लाइनों के साथ आज हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति व्यक्त की है? जो भारत है उसने अपने किस पड़ोसी देश के साथ अगले 10 वर्षों में, कितने में? अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने पर सहमति व्यक्त की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट है श्रीलंका। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रीलंका, सेकंड है तंजानिया और थर्ड है नेपाल, फोर्थ है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल। जो नेपाल है उसके साथ भारत ने 10 वर्षों में कितने 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का क्या किया है? आयात करने पर सहमति व्यक्त की है। किसने? नेपाल के साथ भारत ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल। नेपाली पीएम, जो नेपाल के पीएम वो है प्रचंड। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संयुक्त बयान में, किसमें? एक संयुक्त बयान में क्या कहा है? भारत नेपाल को लगभग 452 मेगावाट बिजली का निर्यात करता है। जो भारत है वो नेपाल को क्या करता है? लगभग 452, कितना? 452 मेगावाट बिजली का क्या करता है? निर्यात करता है। भारत से 1200 मेगावाट अतिरिक्त आयात करने पर सहमति बनी है। भारत से 1200 मेगावाट अतिरिक्त आयात करने पर क्या बनी है? सहमति बनी है। इस बात पर सहमति बनी है कि नेपाल जल्द ही भारत के जरिए बांग्लादेश को, जो नेपाल है वो भारत के जरिए जल्द ही बांग्लादेश को 50 मेगावाट तक बिजली का निर्यात शुरू करेगा और तीनों देश जल्द ही इस मंशा को अंतिम रूप देंगे। तो इसमें कितने देश शामिल हो जाएंगे? भारत, नेपाल और बांग्लादेश। कितने? 3 देश, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। तो यहाँ से नेपाल के बारे में समझ लेते हैं। जो नेपाल है इसकी राजधानी क्या है? काठमांडू। क्या है? काठमांडू, जहाँ पर सार्क का क्या है? हेडक्वार्टर। किसका? सार्क का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? काठमांडू में। जो इसकी मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है रामचंद्र पौडेल। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड। जो नेपाल के प्रधानमंत्री वो कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो अभी अभी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। कौन? पुष्प कमल दहल प्रचंड। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और भारत के बीच मैत्री पाइपलाइन, मैत्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट भारत की सहमति से कौन से देश में शुरू किया गया है? बांग्लादेश में। इसमें डोमियन विमान, किसमें? श्रीलंका में। किसकी सहमति से? भारत की सहमति से। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश का पहला जासूसी उपग्रह फेल हो गया है? कौन सा जासूसी उपग्रह फेल हो गया है? हाल ही में किस देश का पहला जासूसी उपग्रह क्या हो गया है? फेल हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया। क्या होगा? उत्तर कोरिया। जो उत्तर कोरिया है उसमें उसका पहला जो जासूसी उपग्रह वो क्या हो गया है? फेल हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर कोरिया। जो तुर्की है इसका है टाइफून। क्या है? टाइफून। जो दक्षिण कोरिया है इसका है नूरी। कौन सा? नूरी। जो ईरान है इसका है नूर 2। कौन सा है? नूर 2। ये इनके उपग्रह हैं। जो दक्षिण कोरिया है इसका है नूरी, जो तुर्की है इसका है टाइफून, ईरान का नूर 2। उत्तर कोरिया की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक झटके में एक सैन्य जासूसी उपग्रह को लॉन्च करने का देश का पहला प्रयास विफल हो गया है। विफल यानी फेल हो गया है। और दक्षिण कोरिया की सेना ने पुष्टि की कि वाहक रॉकेट से मलबा उसके पश्चिमी जल में पाया गया था, जो एक असफल प्रक्षेपण का संकेत देता है। जो क्या देता है? एक असफल प्रक्षेपण का संकेत देता है। तो यहाँ से उत्तर कोरिया के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग। क्या है? प्योंगयांग। जो मुद्रा है वो क्या है? वॉन। जो उत्तर कोरिया की मुद्रा है वो क्या है? वॉन। जो यहाँ के तानाशाह हैं वो कौन है? किंग जोंग उन। उत्तर कोरिया के जो तानाशाह है वो कौन है? किंग जोंग उन। मुद्रा क्या है यहाँ की? वॉन। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी कप 2023 की विजेता टीम कौन है? पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी कप 2023 की जो विजेता टीम बनी है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। जो भारत है वो पुरुष एशिया जूनियर कप हॉकी कप 2023 की क्या बनी है? विजेता टीम बनी है। कौन सी? इंडिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर, किसको हराकर? भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह कप जीता है। कौन से देश को हराकर? पाकिस्तान को हराकर यह कप जीता है। टीम के कप्तान है उत्तम सिंह। जो इस टीम के कप्तान थे यानी कैप्टन थे वो कौन थे? उत्तम सिंह। इस जीत के साथ ही भारत ने मलेशिया में होने वाले अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने, जो ये जीत हुई उसके साथ ही भारत ने मलेशिया में, कहां पर? मलेशिया में होने वाले अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के पुरुष जूनियर विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्या कर लिया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लिए क्या कर लिया है? क्वालिफाई कर लिया है। आयोजन स्थल है इसका ओमान। इसका जो आयोजन स्थल है वो क्या है? ओमान। तो आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? किसके? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमरेंदु प्रकाश। जो अमरेंदु प्रकाश है वो किसके? सेल के नए अध्यक्ष बने हैं और प्रबंधक निदेशक यानी CMD बने हैं। कौन? अमरेंदु प्रकाश।
जो सोमा मंडल है वो सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? सोमा मंडल, प्रथम महिला अध्यक्ष किसकी? सेल की। जो सेल है इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन है? सोमा मंडल। जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष बने हैं। किसके? सतर्कता आयुक्त के। तो यहाँ से समझ लेते हैं, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल यह भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। जो सेल है यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, यह भारत की कौन सी कंपनी है? सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से क्या है? एक है। जो सेल कंपनी है वो भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से क्या है? एक है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? सेल की जो सेल कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 में। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व साइकिल दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया गया है 3 जून को। कब मनाया गया है? 3 जून को। जो 1 जून है इसको मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। क्या मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस। ये कब मनाया गया है? 1 जून को। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना का स्थापना दिवस। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 2 जून को। अभी जून के हमने 2 दिन ही मतलब को डिस्कस किए हैं। यानी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस और 3 जून को साइकिल यानी विश्व साइकिल दिवस। तो आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है, जून 2023 में किस राज्य में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच भीषण हादसा हुआ है? जून 2023 जून 2023 में किस राज्य में 2 एक्सप्रेस 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच भीषण हादसा हुआ है? ये कौन से राज्य में हुआ है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में ये घटना अभी अभी हुई है। यहाँ से समझ लेते हैं इस घटना के बारे में। उड़ीसा के बालासोर जिले में, कौन से जिले में? उड़ीसा के बालासोर जिले में 2 जून, जो उड़ीसा है उसके कौन से जिले में? बालासोर जिले में 2 जून 2023 को शाम को 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच भीषण रेल हादसा हुआ है। जो उड़ीसा है उसके बालासोर जिले में, कौन से जिले में? बालासोर जिले में शाम 2 जून को शाम को 2 एक्सप्रेस ट्रेनों और एक मालगाड़ी के बीच क्या हुई है? भीषण रेल दुर्घटना हुई है। नतीजा यह हुआ है कि 238 से ज्यादा यानी 250 से लगभग 250 लोगों की क्या जा चुकी है? जान जा चुकी है। अखबार द हिंदू, जो द हिंदू अखबार है, इसके अकॉर्डिंग ने इस भारत की 4थी सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना बताया है।
जो द हिंदू है उसने इस घटना को कौन से नंबर की घटना बताया है? चौथी नंबर की सबसे घातक घटना बताया है। किसने? अखबार द हिंदू ने। जो ये घटना हुई है भारत की, वो कौन से नंबर की सबसे घातक ट्रेन दुर्घटना बताई गई है? चौथी नंबर की। कौन सी नंबर की? फोर्थ नंबर की। कैसे हुआ भीषण हादसा? तो इसके बारे में समझ लेती हैं। जो ये घटना हुई है, यह घटना बालासोर जिले के वहंगा, जो ये घटना है बालासोर जिले के वहंगा रेलवे स्टेशन, कौन से रेलवे स्टेशन? वहंगा रेलवे स्टेशन के पास हुई है। कौन सी रेलवे स्टेशन के पास हुई है? ओडिशा के बालासोर जिले के वहंगा रेलवे स्टेशन के पास हुई है। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के चलने के दौरान, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के चलने के दौरान ट्रैक से 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। जो यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के चलने के दौरान ट्रैक से क्या हुए थे? 2 डिब्बे पटरी से क्या हुए थे? नीचे उतर गए। ये डिब्बे विपरीत दिशा में आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस? कोरोमंडल एक्सप्रेस से क्या हुए थे? टकरा गए थे। बाद में कोरोमंडल एक्सप्रेस के करीब 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे उछलकर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए। तो यहाँ से समझ लेते हैं, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसके कितने डिब्बे? 17 डिब्बे पटरी से क्या हो गए? नीचे उतर गए। और इनमें से कुछ डिब्बे उछलकर क्या वहां पर खड़ी मालगाड़ी से क्या हो गए थे? टकरा गए। यहाँ एक के बाद एक टक्करें हुई और जो ये घटना हुई बेहद विनाशकारी हुई है। कैसी? बेहद ही घातक हुई है। तो आज हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? किसकी रिपोर्ट के अनुसार? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा रियल मैड्रिड। क्या हुआ? रियल मैड्रिड। जो रियल मैड्रिड है वो फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा बन गया है? विश्व का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन चुका है। कौन सा? रियल मैड्रिड। जो अल नासर है वो इंग्लैंड का है। कहाँ का है? इंग्लैंड का। जो रियल मैड्रिड है वो है सऊदी अरब का। और जो बार्सिलोना है, बार्सिलोना कहाँ का है? स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का। तो आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? कौन सा शहर? सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सांची। जो सांची है वो मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनने जा रहा है। कौन सा शहर? सौर शहर। जिसका राइट आंसर क्या होगा? सांची। क्या होगा? सांची। जो इंदौर है वो खान नदी के किनारे पर है। कहाँ पर? खान नदी। जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, इंदौर कैसा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची जल्द ही मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बन जाएगा। सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम पूरा हो चुका है। जो सांची है मध्य प्रदेश का एक शहर है, इसको सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम पूरा क्या हो चुका है? काम पूरा हो चुका है। सांची कर्क रेखा पर स्थित है। जो ये सांची है मध्य प्रदेश का शहर, वो कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है।
इसलिए यह सूर्य की ऊर्जा को सोखने के लिए आदर्श स्थान है। इसलिए ये क्या है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे सोखने के लिए क्या है, आदर्श स्थान है। कौन सा? सांची, जो कहां पर स्थित है, कर्क रेखा पर। सांची में हर घर को सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी। जो सांची है उसमें हर घर में क्या पहुंचाई जाएगी, सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली पहुंचाई जाएगी। सांची शहर के लिए लगभग 3 मिलियन यूनिट, जो सांची शहर है इसके लिए 3 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है। सांची शहर के लिए लगभग 3 मिलियन यूनिट ऊर्जा प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है, जबकि 5.6 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। तो जो सांची है इसमें जो शहर के लिए लगभग कितनी 3 मिलियन यूनिट की क्या होती है, ऊर्जा प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है, जबकि 5.6 मिलियन यूनिट वार्षिक उत्पादन की क्या की जा रही है, व्यवस्था की जा रही है। तो आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसका? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जनार्दन प्रसाद। जो जनार्दन प्रसाद जी हैं उन्हें क्या नियुक्त किया गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? जनार्दन प्रसाद जी को। जो वीवीआर सुब्रमण्यम है ये नीति आयोग के सीईओ हैं। किसके? नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम। जो राजीव कुमार है ये है इलेक्शन कमीशन ईसीआई के क्या है अध्यक्ष है। कौन? राजीव कुमार। तो यहां से समझ लेते हैं, जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? जनार्दन प्रसाद को। उन्होंने अप्रैल 2022 से पद संभाल रहे डॉक्टर एस राज, जो एस राजू हैं उनका स्थान लिया है। किसने? जनार्दन प्रसाद जी ने 1 जून को कार्यभार संभाला है। उन्होंने कब से कार्यभार संभाला है? 1 जून से। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के बारे में समझ लेते हैं यहाँ से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 में। कब हुई थी? 1851 में। किसकी? जीएसआई की। जीएसआई मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। ये खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। जो ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है ये किसके अंतर्गत आता है? खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। किसके? भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। ये दुनिया में इस तरह के सबसे पुराने संगठनों में से क्या है? एक है। ये दुनिया में इस तरह के जो संगठन है उनमें से क्या है? एक है। और भारत में दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण है। भारत में ये कौन से स्थान पर मतलब सबसे पुराना क्या है? सर्वेक्षण है। और संगठनों में से क्या है? एक है। यह भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है। ये भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। तो आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दामोदर मोजो।
क्या होगा? दामोदर मौजो। जो दामोदर मौजो हैं उन्हें 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसको? दामोदर मौजो जी को। यहाँ से समझ लेते हैं, जो ज्ञान चतुर्वेदी है इन्हें व्यास सम्मान, कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो ज्ञान चतुर्वेदी है इन्हें कौन से सम्मान से? व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? इनकी पागल खाना। पागल खाना के लिए। जो शिवा शंकरी है इन्हें सरस्वती। सूर्यवंशम के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सरस्वती पुरस्कार से। जो ज्ञान चतुर्वेदी जी है इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? पागल खाना के लिए। और जो शिवा शंकरी है उन्हें सूर्यवंशम के लिए, कौन सी पुस्तक के लिए? सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? सूर्यवंशम मूवी के लिए। तो यहाँ से समझ लेते हैं, गोवा के लघु कथा लेखक, जो ये लेखक है वो कहाँ के हैं? गोवा के। गोवा के लघु कथा लेखक यानी उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है।